चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। इसमें बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है जो शीघ्र ही मर्ण में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है जो कि शीघ्र ही मर्ण में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। और बोला जा रहा है सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व H2O के सहयोग से कार्बन युक्त यौगिक यानी कि हाइड्रोकार्बन एवं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण का हम लोग अगर यदि सूत्र देख लेते हैं क्या होता है इसका, तो हो जाता है इसका हो जाता है रिएक्शन अगर देख लेते हैं तो यह हो जाएगा 6CO2 + H2O और सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H2O + 6O2 हो जाएगा। उसके बाद है मशरूम है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है एक कवक है। मशरूम जो है वह एक कवक है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन जो है यह माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रायः सभी जगहों पर जो है कवक पाए जाते हैं। कवक जो है ये प्रायः सभी जगहों पर पाया जाता है। और मशरूम जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा लगभग 94% पाया जाता है। और मशरूम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो मशरूम का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। और इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। मशरूम की सेल वॉल जो है यह एक काइटिन की बनी होती है। और मशरूम जो है ये क्लोरोफिल रहित संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। क्या एक थैलोफाइटा है? मशरूम जो है यह क्लोरोफिल रहित संकेंद्रीय संवहन उत्तक थैलोफाइटा है। उसके बाद अगले प्रश्न बोला जा रहा है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अदरक। अदरक जो है एक प्रकंद का उदाहरण है। अदरक जो है यह प्रकंद का उदाहरण है। और प्रकंद की बात करते हैं ये प्रकंद में आ जाएगा अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी जो है दोनों का दोनों क्या है? प्रकंद है। अदरक और हल्दी दोनों प्रकंद हैं। और लहसुन जो है पल्प है और इसी को बल्ब कहा जाता है। लहसुन जो है एक पल्प है और इसी को बल्ब कहा जाता है। आलू जो है क्या है? तना है। आलू तना है। प्रकंद क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है, कंद है। और प्याज क्या है? बल्ब है यानी पल्प है। उसको घन कंद की बात करते हैं। घन कंद में क्या क्या आ जाएगा? ओल हो जाएगा और अरबी हो जाएगा। ओल और अरबी जो है यह घन कंद है। घन कंद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ओल और अरबी। प्रकंद क्या हो जाएगा? प्रकंद तना है। प्रकंद में क्या क्या आ जाएगा? अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, दोनों को दोनों क्या प्रकंद हो जाएगा। लहसुन क्या है? पल्प या बल्ब हो जाएगा। आलू क्या है? तना है और कंद है। आलू जो है तना कंद है। प्याज क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। उसके बाद है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या हो जाएगा? नीली वेल हो जाएगा। नीली वेल जो है ये सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु हो जाएगा नीली वेल जो कि 188 डेसिमल है। और सबसे बड़ा स्तनधारी क्या हो जाएगा? ये नीली वेल ही हो जाएगा। और हाथी जो है ये हाथिनी सबसे बड़ा बच्चा देती है। हाथिनी जो है ये सबसे बड़ा बच्चा देती है। और हाथी जो है ये राष्ट्रीय विरासत पशु है। एलेफस मैक्सिमस इसको कहा जाता है। और बंदर जो है वो 140 डेसिबल का आवाज़ निकलता है। बंदर जो 140 डेसिबल का आवाज़ निकलता है। नीली वेल की बात करते हैं 188 डेसिमल है। 188 डेसिमल। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद हो जाएगा जल हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज जल एवं ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो हो जाएगा ग्लूकोज जल एवं ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज जल एवं ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज जल ऑक्सीजन बनता है। शोषण एक दहन प्रक्रिया है। शोषण जो है एक दहन प्रक्रिया है और इसके पश्चात CO2 + H2O और ऊर्जा बनता है। अंतःस्रावी विज्ञान
जनक क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन हो जाएगा। ये अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि इसी को भी कहा जाता है। और अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है, थॉमस एडिसन को। बोला जा रहा है कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, यकृत हो जाएगा। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, यह यकृत हो जाएगा। और पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। और पित्ताशय जो है ये जेल बराबर होता है, जेल बराबर जेल ब्लाडर होता है। और पित्ताशय में जमा होती है क्या, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में होता है। आगे बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही तकनीक संभव हुई। कौन सी तकनीक संभव हुई, ये हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। क्या हो जाएगा, डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे संस्थान कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, अपराध जैसे का पता लगाया जाता है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का विकास एली जोसेफ किया था, एली जोसेफ ने किया था, एली जोसेफ। आगे बोला जा रहा है निम्न का कारण विषाणु है। किसका कारण विषाणु है, बात करते हैं किसका कारण विषाणु हो जाएगा, रेबीज का। रेबीज का कारण क्या है, विषाणु है। बोला जा रहा है निम्न का कारण विषाणु है, ये हो जाएगा रेबीज। रेबीज का कारण क्या है, विषाणु हो जाएगा। और विषाणु एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगू के लिए ये सबसे फैलता है। और प्लेग जो है ये जीवाणु है। प्लेग क्या जीवाणु है, रेबीज। जंगली पालतू जानवर के काटने से टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। और रेबीज टीके की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने किया था। और टेटनस जो होता है जीवाणु के कारण होता है, टेटनस जीवाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, कालाजार और मलेरिया। कालाजार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, पायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। आगे बोला जा रहा है गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन जो है यह काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। और चाल जो है दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसमें बोला जा रहा है त्वरण समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन, जो अभी बताएं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। गति का समीकरण किसने दिया था, गति का समीकरण जो दिया था ये गैलीलियो ने दिया था। गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। आगे है वेग। वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। दूरी में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। और गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। आगे बोला जा रहा है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लांक ने दिया था। और न्यूटन जो है गति गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने गति या गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और आइंस्टीन का नियम क्या था, E=mc²। ये सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है, सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। आइंस्टीन ने दिया था E=mc²। न्यूटन गति का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, प्लांक ने दिया था। आगे बोला जा रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है, पायरोमीटर कहलाता है। पायरोमीटर। और इसे सिद्धांत किसने दिया था, स्टीफन्स के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। स्टीफन्स के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। पायरोमीटर जो है स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सबसे कम तापमान किस हो जाएगा, हीलियम गैस तापमापी। हीलियम गैस तापमापी जो है इसका सबसे कम तापमान होता है। उसके बोला जाए प्लेटियम प्रतिरोध तापमापी की सहायता से 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के तक के तापमान को मापा जाता है।
आगे बोला जा रहा है लक्स इसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स की बात करते हैं। लक्स जो है ये प्रदीप्ति की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है। और ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और विद्युत धारिता की बात करते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक हो जाएगा फैराड। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराड हो जाएगा। बोला जा रहा है लक्स की इकाई क्या है? यानी लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? लक्स किसका ऐसा मात्रक है? प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा लक्स। और तापमान का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। बल का न्यूटन, चाल का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। प्रेरकत्व की बात करते हैं, प्रेरक का हो जाएगा हेनरी। और दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल हो जाएगा। उसका बोला जा रहा है यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। कौन एक अश्व शक्ति का समतुल्य हो जाएगा? तो हो जाएगा 746 वाट। 746 वाट जो है यह जो है कि अश्व शक्ति का समतुल्य है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। यानी W/T होता है। W/T।